हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो हमारा अपवा वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उससे आगे हम आपको बताते हैं कि उससे अपवा का जो हमारा चैप्टर था उससे आगे हमने हिमालय पर्वत की नदियाँ तथा प्रायद्वीप नदियों के बारे में, दोनों के बारे में आपको अध्ययन किया था। यानी कि पहले मैंने हिमालय की नदियों के बारे में आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। इनका मैं एक बार फिर से आपको दोहराई करवा देता हूँ, एक रिकैपिचुलेशन करवा देता हूँ कि हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। इन तीनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। आज हम जिन नदियों का अध्ययन करेंगे उनमें आती है भारत की प्रायद्वीप नदियाँ, यानी कि भारत की जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं, प्रायद्वीप नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इन प्रायद्वीप नदियों के बारे में आपको बताता हूँ। प्रायद्वीप मीन्स, जैसा कि आप जानते हो कि प्रायद्वीप मीन्स दक्षिण भारत तथा मध्य भारत से जो निकलने वाली, यानी कि हिमालय से नहीं बल्कि मध्य भारत तथा दक्षिण भारत से, यानी कि ज़्यादातर हमारे हमारा पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो अधिकतर नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे, उन नदियों के बारे में आपका समझाएंगे हम इस लेसन के अंदर। तो आज हम इन प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो प्रायद्वीप भारत में मुख्य रूप से जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से, यानी कि जल विभाजक का निर्माण हमारे किस घाट से? पश्चिमी घाट से होता है, यानी कि पश्चिमी घाट से हमारे जल विभाजक का निर्माण होता है। और प्रायद्वीप भाग की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी? हमारी महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, से बहने वाली ये प्रमुख नदियों में से एक आती है। और ये नदियाँ अपने मुहाने से डेल्टे का निर्माण करती है, यानी कि जहाँ से निकलती है आगे चलकर जहाँ ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जब गिरती है, यानी कि पश्चिमी घाट से निकलकर जब आगे ये पूर्वी उत्तर भारत की तरफ जाती है तो मुहाने, यानी कि जहाँ ये गिरती है उससे गिरने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण भी करती है, यानी कि अपने साथ जो गाद और जो मिट्टी लेकर जाती है उनको जमा करती है, उनका जमा भी कर देती है। तो बच्चों, ये पश्चिमी घाट से पश्चिम के में बहने वाली अनेक छोटी छोटी और भी नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा और ताप्ती 2 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है भारत की। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ से बहती है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारमुखी का निर्माण, यानी कि निर्माण करती हुई ये है पश्चिमी घाट की तरफ बहती हुई और ये अरब सागर के अंदर गिरती है। पहले हम पढ़ते हैं नर्मदा के बारे में। पहले हम नर्मदा द्रोणी के बारे में। नर्मदा नदी ये हमारी नर्मदा है जो अमरकंटक घाट से निकलती हुई मध्य प्रदेश में से, मैं आपको बताता हूँ अमरकंटक पहाड़ी के में से नर्मदा नदी के बारे में आपको बताता हूँ। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक पहाड़ी के निकट से है और यह पश्चिम की ओर से भ्रंश बनाती हुई, भ्रंश होती है यानी कि काट छाट, जो पहाड़ियों में से काट छाट करती हुई बहती हुई निकलती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम तक यह नदी बहुत ही सुंदर तथा मनमोहक दृश्य, जैसे झरने वगैरह होती है, इस प्रकार से इनका सुंदर निर्माण करती है। जबलपुर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अंदर है। जबलपुर के निकट संगमरमर की शैलों में यह नदी गहरे गार्ज क्या होता है कि जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से काटकर यहाँ इस सिचुएशन के अंदर जब गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गार्ज। तो इसको गार्ज का निर्माण करती है, गहरे गार्ज का, जो मैंने आकृति आपको अभी बोर्ड के ऊपर बनाई है। तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है और यह धुआंधार प्रपात, यानी कि जिसको आप धुआंधार प्रपात जानते हो, जो वाटरफॉल जिसको बोलते हैं छोटे, उसमें, तो इस प्रकार का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण। नर्मदा की अधिकतर सहायक नदियाँ क्या है बच्चों? बहुत ही छोटी है। अधिकतर तो समकोण का तात्पर्य है कि जैसे ये नदी आ रही है और इस पर आकर यहाँ पर जो मिलती है, यानी कि इसके साथ मिलती है, ये मान लीजिए नर्मदा नदी है और यहाँ पर आकर ये
यहाँ पर मिलती है। तो इस समकोण का निर्माण इसके साथ साथ यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे आकर कई नदियाँ तो इसके साथ मिलती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में से होती हुई यह फिर अरब सागर के अंदर गिर जाती है नर्मदा नदी। आगे हमारी है तापी, दूसरी है तापी द्रोणी। हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम स्थल कि बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैतूल जिला, ये रहा हमारा बैतूल, ये बैतूल जिला और सतपुड़ा, यानी कि सतपुड़ा के जो जंगलों का नाम सुना होगा आपने, हिंदी की कक्षा के अंदर भी पढ़ा होगा ही। और सतपुड़ा के जंगलों में से निकलकर ये आगे बहती हुई श्रृंखलाओं से निकलकर नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में से, जैसे अभी बताया था मैं, निकलती हुई, इसकी लंबाई बहुत कम है, लेकिन यह मुख्य रूप से यह द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में से यह निकलती हुई आती है। यानी कि किन किन से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र, इनमें से यहाँ से निकलती हुई ये आगे यहाँ पर जाती है तथा किसका निर्माण करती है बच्चों, आगे फिर जाकर अरब सागर के अंदर ही ये क्या विलीन हो जाती है, अरब सागर के अंदर ही ये चली जाती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच में तटीय मैदानों पर अधिक संकीर्ण है और इसलिए नदी तटीय की लंबाई बहुत ही कम है। तट मतलब कि उसके साथ साथ, यानी कि अरब सागर के साथ साथ तटीय लंबाई बहुत ही कम है। पश्चिम की ओर बहने के क्या मुख्य जो इसके साथ साथ और अन्य जो नदियां हैं वो साबरमती, आप जानते हो साबरमती कहाँ पर, गुजरात के अंदर, माही और भारत पूजा और पेरिया और अन्य छोटी मोटी इसके साथ नदियां हैं। ठीक है बच्चों, अगली जो हमारी नदी है वो नदी है हमारी गोदावरी। मैंने आज आपको बच्चों मैंने अभी एक मैप भी भेजा है सभी नदियों का, उसका मूल्यांकन आप सभी करेंगे। उस मैप को अच्छी तरह देखें और अपने हाथ से, खुद के अपने हाथ से उस मैप को फिलअप करें, उसको हाथ से मैप को भरें। उन सभी नदियों के बारे में, भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में मैंने आपको उसमें बता रखा है। तो बच्चों अगली हमारी गोदावरी नदी, यानी हमारी नेक्स्ट नदी है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक आती है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में से इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा बताया जाता है। यानी कि जो दक्षिण भारत के अंदर जो निकलने वाली नदियाँ उनमें सबसे बड़ा इसका अपवाह तंत्र है। और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंदर यह बहती है। यानी कि द्रोणी का मतलब कि कहाँ किन राज्यों में बहती है, कहाँ पर है बच्चों, महाराष्ट्र में। कहाँ पर बहती है बच्चों, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर यह नदी बहती है। उसके साथ साथ ध्यान दें, महाराष्ट्र के अंदर यह नदी बहती है। उसके बाद यह नदी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के अंदर से, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के अंदर बहती हुई आगे ये चली जाती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये विलीन हो जाती है। इसकी और जो सहायक नदियां हैं वह है पूर्णा, वर्गा, मांजरा, पेनगंगा, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो इसके साथ, जैसे मान लीजिए ये बहती है, मान लीजिए ये गोदावरी नदी बहती है तो इसके साथ ये सारी नदियां साथ साथ जुड़ जाती है। जो जुड़ने के बाद ये मुख्य नदी में, यानी कि ये तो होगी इसकी सहायक नदी इसको जोड़ने वाली जो दूसरी नदियाँ होती है, और ये होगी इसकी मुख्य नदी जैसे गोदावरी। तो ये इसकी सहायक छोटी छोटी और नदियाँ हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है हमारी बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट नदी है वो है महानदी। कौन सी है बच्चों, महानदी। ये गोदावरी थी, अब ये कौन सी है, महानदी। हमारी ये नदी कौन सी कहलाती है, महानदी। महानदी का उद्गम स्थल, यानी कि उद्गम मतलब कि कहाँ से निकलती है, यह छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। कहाँ से, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ से, ये हमारा मध्य प्रदेश और इसके साथ छत्तीसगढ़ की यहाँ से, ये उच्च भूमि से यहाँ से निकलती हुई आगे बहती है। तो उच्च भूमि से निकलती हुई यह उड़ीसा में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 860 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि लगभग 860 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र, यानी कि किन किन क्षेत्रों की यह किन किन क्षेत्रों के अंदर यह द्रोणी होती है, तो यह नदी
इस नदी मतलब कि कहाँ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर, इन राज्यों के अंदर ये बहती है। नेक्स्ट हमारी कृष्णा, जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदियों में से। महाराष्ट्र कृष्णा द्रोणी, कृष्णा के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर के निकट यह पश्चिमी घाट से निकलती है और निकलकर यह कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अन्य जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुस्सी और भीमा, ये इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी यानी कि कहाँ कहाँ बहती है, द्रोणी मतलब जो बहने का जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं, तो यह है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर ये बहती है। मध्य भारत की, दक्षिण भारत के अंदर आ जाती है, तो महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगली हमारी है कृष्णा, कृष्णा नदी, कावेरी नदी के नहीं, कृष्णा हो गया, अभी कावेरी, कावेरी नदी। नेक्स्ट हमारी कावेरी, कावेरी नदी तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से ये भी एक शुमार है। कावेरी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का तात्पर्य आप जानते होंगे, पश्चिमी घाट ये इधर, ये सारा पश्चिमी घाट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल का जो ये तट है इसको पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोलते हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर, कहाँ से, कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर तथा ब्रह्मगिरी श्रृंखला आपके कर्नाटक के से निकलकर, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 700, यानी कि हमारी कृष्णा नदी से इसकी लंबाई कम है, 760 किलोमीटर है इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी लंबाई है इतनी है। और यह अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कायानी, ये छोटी मोटी इसकी जो प्रमुख सहायक नदी, इसके साथ जो बरसाती नदियों के अंदर, मतलब कि जो बरसाती नदियां हैं, ये बरसाती नदियां आती है, इसके साथ आती है। और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक तक ही विस्तृत है। ये भारत की प्रमुख जो महत्वपूर्ण, मैंने अभी परसों जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और ये भारत की प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत से निकलने वाली, जो केवल बारहमासी नहीं बहती, ये हमेशा कई बार बरसात के मौसम के अंदर, या कुछ नदियाँ हैं जिसके अंदर वर्ष भर कुछ जल रहता है, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। तो बाकी ये बरसाती नदियों में से ये आती है, इनकी बरसाती नदियाँ हैं इसके साथ। अब आती है हमारी, नेक्स्ट है हमारा झीलें, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। भारत के अंदर कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। अब झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। झीलें, आपको पता होगा कि हम जब नॉर्थ इंडिया के अंदर, जब हम उत्तर भारत के अंदर बात करते हैं, इनकी उत्तर भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर अधिकतर क्या होती है, मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। दक्षिण भारत के अंदर हमारी क्या इस प्रकार की झीलें, खारी पानी की झीलें पाई जाती है। लेकिन हम उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर की इनके अंदर बात करें तो मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। अब उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता होगा कि प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों यानी कि जो शिकारा होते हैं ना, जो उसके अंदर नाव के अंदर ही हाउस टाइप यानी कि हाउस बोट बना देते हैं, उनको शिकारा बोलते हैं, यानी हाउस बोट करते हैं। जब हम इस प्रकार की चीज़ देखते हैं तो आप J&K के अंदर जब अभी आपको जाने का कभी मौका मिलेगा तो ये चीज़ें हम आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो शिकारा जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों की ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार आप अन्य झीलों तथा इनके स्थानों के बारे में हम जानेंगे जहाँ नौकायान वगैरह होती है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार के अंदर, लक्षणों के अंदर भिन्न भिन्न होती है। यानी कि लक्षण मतलब कोई झील बहुत अधिक विस्तृत है, कोई बड़ी है, कोई झील बहुत छोटी है। तो बहुत सारी झीलें हैं जो बड़ी है और कुछ झीलें ऐसी थी जो शुष्क है, जो केवल बरसाती पानी के अंदर भरती है और वर्ष भर वो क्या रहती है, खाली रहती है। लेकिन कुछ झीलें हैं जो हमेशा यानी कि वर्ष भर उनके अंदर पानी रहता है, जो वर्ष भर मतलब कि हमेशा बनी रहती है। तो इनके अंदर जैसे हम जो कुछ झीलें ऐसी जो मानव निर्मित है, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो जैसे हमारी डल झील है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसके अंदर वर्ष भर पानी भरा रहता है और सर्दियों के मौसम में वहाँ पर पानी जम जाता है, मेल्ट हो जाता है, जम जाता है क्योंकि लो टेम्परेचर के कारण। तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हमारे कहाँ पर पाई जाएगी, हिमालय क्षेत्रों में। ये मुख्यतः हिमानी नदियों द्वारा बनी जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे
कि जब हिमानी ने ना कोई द्रोणी बनाई है और ना ही कोई हिम पिघलने भर गया है, तो इसमें इस प्रकार की झीलों का निर्माण करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर बुल्लर झील है, इस प्रकार का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वाली झीलें प्राकृतिक झील में से एक आती है बुल्लर झील। डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकताल है, बड़ा पानी है। ये सब हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, हम उत्तरी भारत के अंदर ये सारी झीलें, उत्तरी भारत के अंदर हम ये सारी झीलों को देखते हैं, जो हमारे उत्तर भारत के अंदर ये सारी झीलें पाई जाती हैं। तो कुछ हमारी और झीलें हैं जो खारे पानी की है, जिसके अंदर चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पर आपका नेवी इंस्टीट्यूट, नेवी ट्रेनिंग सेंटर है, उसके अंदर आपने देखा होगा। तो पुलिकट झील है, कोलरू झील है, ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो होती है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर भी हमारी कुछ ऐसी, जिसके अंदर सांभर झील, जिसे नमक सबसे अधिक पैदा होता है, नमक सबसे अधिक निकाला जाता है सांभर झील से, तो ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये भारत की महत्वपूर्ण झीलों हैं। उसके साथ साथ कुछ मानव निर्मित, यानी कि जो प्रकृति जो हमने खुद बनाई है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नैंगल डैम झील वगैरह, इनका भी हमने निर्माण किया है। भाखड़ा यानी कि हमारे हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है, इसके अंदर जो भाखड़ा, जिसको नांगल डैम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सागर, वहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम में है, वहाँ मतलब कि मानव निर्मित है, यानी कि हमने उसको तैयार किया है, मानव निर्मित हमने उसको तैयार किया है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने आपको झीलों तथा प्रायद्वीप नदियों के बारे में आपको बताया। अब आपका ये लेसन समाप्ति की ओर है, लेसन नंबर 5 मैंने ख़त्म कर दिया। इसमें कुछ आती है कि इसमें 1-2 टॉपिक और है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि हम नदियों को प्रदूषित करते हैं, यानी कि नदियों को प्रदूषण की जो कारण है उनको भी हम कर दें। प्रदूषण का कारण क्या है कि हम अपशिष्ट पदार्थ बहुत सारे नदी फैक्ट्रियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारी कहाँ पर चली जाती है, नदियों के अंदर चली जाती है, जो हमारी नदियों को दिन प्रतिदिन प्रदूषित करती जाती है। अभी हाल ही के अंदर लास्ट ईयर जब आपने अभी लॉकडाउन लगा था पिछले दिनों, कुछ समय पहले, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से नदियों का पानी एकदम साफ सुथरा हो गया था। उसका कारण यह था कि देश के अंदर जितनी भी जो संसाधन, जो फैक्ट्रियां थी, जो भी थी, या जो भी प्रदूषण करने वाली जो चीज़ें थी, वो सारी भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, यानी कि लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद किस प्रकार से हमारी नदियाँ एकदम स्वस्थ तथा साफ सुथरी दिखाई देने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि किस प्रकार से नदियों को हम अपनी निजी स्वार्थ के लिए किस प्रकार से उनको हानि पहुंचा रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और हमें इनको बचाने का भरसक से भरसक प्रयास करना चाहिए, यानी कि नदियों को कम से कम हमने प्रदूषित करना चाहिए। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के माध्यम से हम इन नदियों को प्रभावित करते जा रहे हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन इनको प्रभावित किया जा रहा है। यही नदियों को प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन खराब होता है और इसके ऊपर हमें काफ़ी विचार भी करना चाहिए। विचार करने योग्य हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें भी हैं। तो ये चैप्टर बच्चों मैंने आपका ख़त्म करवा दिया है कि कौन सा चैप्टर था हमारा, अपवाह का चैप्टर मैंने आपका फिनिश करवा दिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं जो कल, यानी कि जो शनिवार की जो आपको मैं भेजूंगा, सैटरडे को जो आऊँगा शनिवार को, तो उसमें मैं क्वेश्चन भेजूंगा और उसके क्वेश्चन को कुछ आंसर भी आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको राइटिंग वर्क के लिए कुछ काम दूंगा। तो आज मैंने आपको भारत अपवाह तंत्र के बारे में, मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और भारत के झीलों के बारे में, कहाँ कहाँ अवस्थित है प्रायद्वीपीय नदियाँ, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इनके बारे में बताया। मैप ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूँ कि उसके अंदर जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियाँ आप उसके लिए एनालाइज कर ले, उसको विश्लेषण करें, उनको देखें। कोई डाउट हो तो आप उसमें से आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।